हेलो नमस्कार, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग फिर से एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं और पूरा यूनिट डी आपके सामने लेके आऊँगा। ओके, बहुत ही बेहतर कंटेंट होता है। अगर एक बार भी आपने देखा है या पहली बार चैनल पे है तो एक बार देखिए ज़रूर, क्योंकि कंटेंट 100% दिया जाएगा, बेस्ट कंटेंट है। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओके, अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। ये टीचर के मेहनत के लिए बहुत ही प्रोत्साहित चीज़ है ये। ओके, तो प्रोत्साहना बहुत कमाल की चीज़ होती है। अगर आप जानते हो, अगर टीचर है तो आप बखूबी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। ओके, तो फिर से पूरा का पूरा यूनिट डी एक जगह पे एक साथ, ठीक है। जैसे यूनिट सी लेके आया मैंने, पूरा यूनिट सी है, एक बार जरूर देखिए। अगर कोई नया है तो पूरा यूनिट सी एक ही जगह पे है, जरूर देखिएगा पूरा। और उसी तरह यूनिट डी लेके आ रहा हूँ। ये यूनिट डी है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ओके, इसमें क्या पढ़ेंगे? लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स, टीम बिल्डर्स, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर्स, पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव अगर लीडरशिप का है तो वो पढ़ना है। उसके अंतर्गत विजन, बिल्डिंग्स के जो विजन्स हैं, गोल सेटिंग है, क्रिएटिव स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, ये सब चीज़, ये सब सिलेबस है जो आपके कंटेंट में है, यूनिट डी में है, जो पढ़ना है हमें। ठीक, नेक्स्ट है यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉर्म स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम बिट टेबलिंग। टाइम टेबलिंग का एनुअल कैलेंडर लगभग सेम होता है। पेरेंट टीचिंग फॉर्म, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फॉरम्स। ओके, यूजिंग अचीवमेंट ऑफ डेटा इंप्रूवमेंट टीचिंग, जिसमें लर्निंग स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट को साथ में लेके पढ़ेंगे हम लोग। क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी इंडस्ट्री एंड नेबरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसमें फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़ के अंतर्गत हम लोग ये सब चीज़ों को साथ में लेके पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी से। तो पहला है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन एवं प्रबंध। क्या होता है एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन का प्रबंधन क्या होता है? ओके, तो व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना ही प्रबंधन या संगठन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अगर संस्था, अगर कोई साधन सीमित है, ऐसा नहीं कि साधन बहुत सारे, रिसोर्सेज जो अपने पास है वो लिमिटेड वे में है। अगर हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाए तो हम शायद किसी की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। साधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, एक लिमिट वे में है, सीमित है। और इसी लिमिट रिसोर्सेज का हमें मैक्सिमम प्रयोग करना है, जिससे हमारे जितने भी इच्छाएं हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, उसकी पूर्ति हो सके। ओके, कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जॉर्ज टेरी कहते हैं कि विद्यालय संगठन लोगों से कार्य कराने की एक कला है। ओके, विद्यालय संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, लोगों से कार्य करा लेता है। लोग मतलब शिक्षक से, उसके अलग अनुयायी से, प्रधानाध्यापक से, ये सबको मिलके, सबसे मिलके कार्य करा लेना ही क्या है, विद्यालय संगठन का कार्य है। नेक्स्ट, ट्रेवर और न्यूपोर्ट के अनुसार क्या कहते हैं? विद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, उपकरणों, पुस्तकालयों, विद्यालय भवन आदि का इस प्रकार प्रबंध करता है जिससे इनका अधिकतम सदुपयोग किया जा सके। इन सभी चीज़ों का, जितने भी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उपकरण है, पुस्तकालय है, विद्यालय भवन है, इन सब का इस प्रकार प्रबंध करना है कि इन सबसे मैक्सिमम क्या हो सके, यूजेज कर सके। ओके, ये कौन कह रहा है? ट्रेवर और न्यूपोर्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट, ग्लुइक के अनुसार, ग्लुइक क्या कहते हैं? विद्यालय प्रबंधन संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यालय के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। यानी विद्यालय संगठन क्या है, एक प्रक्रिया है। बहुत ही बेहतरीन चीज है। आपसे पूछेगा विद्यालय संगठन क्या है, तो याद रखिएगा यह क्या है, एक प्रक्रिया है, एक फंक्शन है जिसके द्वारा विद्यालय के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताएं एवं योग्यता को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सके। अगर शिक्षक के पास कोई क्वालिटीज़ है तो उसको साफ साफ सामने ले आए और बेहतरीन सिखाए। हो सकता है वो पढ़ाने के साथ साथ अच्छा डांसर भी हो, अच्छा सिंगर भी हो, तो वो भी अपने उद्देश्यों को क्या कर सकता है, सामने ला सकता है, प्रदर्शित कर सकता है और वो छात्र के अंदर भी डेवलप कर सकता है। ये विद्यालय संगठन इसके आगे भी काम करता है कि अगर आप में इस सब तरह की क्वालिटी भी है तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, ये ग्लोई के अनुसार। अब बात करते हैं विद्यालय संगठन के उद्देश्य, क्या एम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के। तो पहला है योग्य एवं कुशल नागरिक तैयार करना। ओके, योग्य एवं कुशल नागरिक तैयार करना क्या है, एक विद्यालय संगठन का काम है। यानी एक
अच्छे से जानकारी, एक अच्छा पढ़ाई, एक अच्छा लक्ष्योन्मुखी पढ़ाई देके एक कुशल नागरिक तैयार कर देते हैं हम लोग बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट, बालकों में निहित शक्तियों का विकास करना। अगर कोई शक्ति है तो उसको क्या करना है, विकसित करना है, डेवलप करना है। विद्यालय की गतिविधियों का संचालन करना, कोई भी अगर गतिविधि है, कोई एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है या क्लासेस हैं, उन सबको एक सही तरीके से संचालन करना है। शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण और निर्देशन करना है। संस्थाएं, जितने भी संस्थाएं, उसका देख रेख करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। अगर कोई डायरेक्शन को निर्देश देना है तो उसे भी वर्क करना है, वर्कआउट कराना है। वित्त की व्यवस्था करना है, यानी पैसे रुपए की भी व्यवस्था करना है कि अगर कोई कमी है तो अनुदान दे, अगर कुछ और चीज़ चाहिए तो उसे भी बेहतर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, शैक्षिक नीतियों व योजना से अवगत कराना है। जितने भी नीतियां हैं, कोई और प्लान आ रहा है, मोदी जी का प्लान या निष्ठा प्लान या किसी तरह के प्लान जो आ रहे हैं, उनसे क्या कराना है, हमें अवगत कराना है। ओके, सर्व शिक्षा अभियान से लेकर जितने भी प्लान हैं उन सबको धीरे धीरे हमें बताते रहना है और उससे फंक्शन भी करवाना है। नेक्स्ट, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। अगर कोई रिसोर्सेज है विद्यालय में, उसका मैक्सिमम प्रयोग करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। ओके, विद्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। जितने भी व्यवस्था है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फंक्शन है, वो सही तरीके से हमें सुचारू रूप से चलाना है। कमियों का पता लगाकर निदान करना है। अगर कोई स्कूल में कमियां हैं तो उसे दूर करना है, उसे पता करना है कि क्या कमी है, कहीं पानी की कमी है या शौचालय की कमी है या क्लासेस की कमी है, बेंच की कमी है, कोई भी कमी हो उसका पता लगाना है, उसे सॉर्ट आउट कराना है वहीं पे। बेहतर से बेहतर व्यवस्था स्थापित करना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो उसे क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। बेहतर से बेहतर व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य किसका है, विद्यालय संगठन का। नेक्स्ट, विद्यालय संगठन के कार्य क्या है, क्या क्या कार्य कर सकता है। तो पहले तो नियोजन करता है, प्लानिंग करता है हर चीज़ के लिए, आपके काम करवाने से लेकर काम करने तक का पूरा प्लानिंग विद्यालय संगठन का होता है। आयोजन व संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कैसे ऑर्गेनाइज करके फंक्शनिंग कराएंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करके काम कराएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। कर्मचारी चयन, स्टाफिंग का काम भी विद्यालय संगठन करता है। आप एज ए टीचर जब बनेंगे तो एक विद्यालय संगठन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको लेटर दिया जाएगा कि आप सरकारी डिपार्टमेंट के तहत, इस संस्था के तहत आप जुड़ के एक नए शिक्षक बने हैं। तो ये भी कौन कराएगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी चयन हो गया। आज्ञा और निर्देश देना, नियंत्रण, डायरेक्टिंग और कमांडिंग, ये आज्ञा देता है, निर्देश देता है कि आपको करना क्या है, कौन कौन से प्लान का की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। यूनिटरी, एकीकरण, सबको बांध के एकीकृत करके काम कराना विद्यालय संगठन का कार्य भी है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, सबको एक साथ मिलके, एक दूसरे के साथ मिलके विद्यालय के सारे उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन देना है, शिक्षक को भी बच्चे को भी मोटिवेट करना है कि आप सफल से सफल काम करेंगे। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्णय फाइनली इसी का होता है। टीचर निर्णय नहीं लेता, किसी भी पॉइंट में टीचर को किसी तरीके का निर्णय नहीं लिया जाता। सारा निर्णय जो होता है वो एक संस्था का ही होता है और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धन आवंटन, बजटिंग जो प्रोसेस है वो भी इसी के हाथ से होता है। और प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग, अगर कई जानकारी है तो इसका प्रतिवेदन, जैसे हम लोग जाते हैं तो फोटो खींच के डालते हैं कि भैया देखो हम लोग पहुँच गए, या ठीक है, थंब वाला जो आया था वो भी है। तो ये सब चीज़ क्या है, एक रिपोर्ट है। हमें बार बार हर महीने हर हफ्ते एक रिपोर्ट देना होता है कि क्या क्या हो रहा है हमारे स्कूल में, क्या क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या छूट रहा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, सब कुछ ये पूरा रिपोर्ट हमें गवर्नमेंट को देना होता है। और गवर्नमेंट कौन है, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। डन। चल, नेक्स्ट, विद्यालय संगठन की विशेषता। क्या विशेषता है, तो ये एक गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा कंटिन्यू फॉर्म में चलती रहती है। ठीक है, यह अनवरत प्रक्रिया है, यानी बिना रुके काम करती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ओके, आपके साथ हमेशा 24 घंटा आपके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, एक संगठित प्रक्रिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पीछे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर से लेकर नीचे तक का हायरार्की है पूरा। ओके, ये एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। बच्चों का लक्ष्य उद्देश्य पूरा होना चाहिए, इसी पे फंक्शन पे, इसी आधार पे एक अपना पूरा काम करता है। संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना है, जितने रिसोर्सेज हैं उसका क्या करना है, सर्वोत्तम प्रयोग करना है। ये विशेषता थी। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन के तौर पर प्रधानाध्यापक की भूमिका। ये देखिए, ये क्या है, एक नेक्स्ट टॉपिक है। एक्चुअली ये यूनिट ई का एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रबंधन के जरिए पढ़ रहे हैं तो इसी में हम लोग ये भी पढ़ रहे थे कि विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक है उसके प्रबंधन की क्या भूमिका होती है, वो क्या करता है ना, एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करता है। तो ये यूनिट ई का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो एक ही जगह पे। ठीक, तो क्या करता है प्रिंसिपल, पहला योजना का निर्माण करना होता है,
कोई भी प्लानिंग अगर होता है तो उसका निर्माण करने में मदद करता है। ठीक, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का अगर मीटिंग होता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल ही जाता है, अपनी समस्या अपनी बातों को रखता है, डायट पे होता है अक्सर ये सब चीज़ें, तो योजना का निर्माण करने में उससे मदद होती है। समायोजन हम सामंजस्य स्थापित करता है, समायोजना अगर कोई योजना में मदद करना है उसमें मदद करता है, उसके साथ काम करता है। सामंजस्य स्थापित करता है, शिक्षक का ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन का शिक्षक के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। अनुभव क्षमता अनुसार कार्य वितरण, जिसका जिस पास जो जो अनुभव है उसके अनुसार ये कार्य का वितरण करता है अपने शिक्षकों के बीच में। निरीक्षण पर्यवेक्षण भी करता है, यानी देख रेख भी करता है, ऑब्जर्व भी करता है कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सुपरवाइज भी करता है। व्यक्तिगत व सामूहिक अनुशासन बनाए रखना, सभी लोगों में व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी, यानी मिलके भी आप अनुशासित रहें और इंडिविजुअल भी आप क्या है अनुशासित रहो। ऐसा नहीं कि हम 10 बजे पहुंच रहे हैं, 11 बजे पहुंच रहे हैं, तो ये पढ़ाई का एक रूल रेगुलेशन जो बच्चे के दिमाग में जाएगा, ठीक है, समय को लेके वो कहीं खराब ना जाए, इसलिए व्यक्तिगत तरीके से भी वो क्या टाइम को या बाकी सब चीज़ों को भी ध्यान रखता है, सुपरवाइज करता है। उसी तरह यहाँ भी अनुशासन बनाए रखता है। सभी विषयों के लिए समुचित शिक्षण व्यवस्था करना, सभी विषय संचालित हो, सभी विषय सही तरीके से चले, इस पे ये क्या करता है, कार्य करता है। सभी विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना इसका काम होता है। जितने भी विभाग हैं जुड़े हुए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, सबसे क्या करता है, ये जुड़ा होता है, संपर्क करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समय समय पर आदेशों में परिवर्तन करना, अगर कोई आदेश आया है तो उससे समय समय पर परिवर्तन करना, शिक्षकों के बीच में आके बताना कि ये समय जो प्लान है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, इस पर काम करना। शैक्षिक व सह शैक्षिक वृत्तियों से अवगत कराना कि अगर कोई शैक्षिक वृत्तियां हैं या सह शैक्षिक काम है, उससे क्या करना है, हम लोग को अवगत कराता है, पता बताता है कि ये क्या क्या रूल रेगुलेशन चेंजेस हुए, क्या आगे बदलने वाला है, क्या हो सकता है और क्या क्या अच्छा एक्टिविटी करा सकते हैं, ये सब चीज़ें। अध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, यानी अध्यापकों को ट्रेनिंग पीरियड के समय भी एक क्या करता है, कार्यशाला देता है, कि आयोजन करता है कि आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था क्या, ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं लीडर्स एज अ रिफ्लेक्टिव एंड लीडरशिप। ठीक है, यानी स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन। स्कूल नेतृत्व कैसे करता है, क्या प्रबंधन होती है स्कूल नेतृत्व के। ठीक है, तो यह प्रभाग स्कूल प्रणाली प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण प्रयासों का नेतृत्व करेगा। स्टेट मैनेजर, स्कूलों के प्रमुख, स्कूल प्रबंधन समितियां, सीआरसी, बीआरपी और दिल्ली में स्कूल प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य प्रबंधन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसमें सब के सब सम्मिलित होते हैं, सभी विभाग, चाहे यूपी विभाग हो, दिल्ली विभाग हो, ठीक है, बिहार, लखनऊ, यानी सारे स्टेट और सारे केंद्रशासित प्रदेश के जो भी विभाग है सब आपस में जुड़ के एक सही तरीके से प्रबंधन करने का कार्य करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक नेता का कार्य क्या है, लीडर का कार्य क्या वर्क करता है एक लीडर। पहला, टीम वर्क विकसित करता है। एक टीम वर्क के माध्यम से सारे शिक्षक आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं। कार्य समूह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। एक समूह होता है, उसका प्रतिनिधि एक शिक्षकों का समूह होता है जिसका प्रतिनिधि एक टीम लीडर उठा रहा होता है और टीम आपस में काम कर रहे होते हैं। समय प्रबंधन का काम करता है। उचित शक्ति का उपयोग करता है, जितने भी शक्तियाँ उसे हैं उसका सदुपयोग सही तरीके से करता है। बाहरी प्रशिक्षणों को सुविधा प्रदान करता है, अगर कोई प्रशिक्षण है बाहरी तो उसे भी सुविधा प्रदान करेगा। शक्ति का उचित उपयोग करता है, जिसके जितने भी उसके पास कोई शक्ति है, एक लीडर है तो लीडर के पास शक्तियाँ हैं, जाहिर सी बात है, तो उसका उपयोग करता है कि किस तरीके से हमें अपने काम को, अपने लक्ष्यमुखी काम को आगे बढ़ाना है। हमारे टीचरों को भी देखना है, सरकार को भी देखना है और सबकी रजामंदी के अनुसार अपना काम सही तरीके से कराना है। डीओई, समूह प्रयास का सुरक्षित प्रभावशीलता, समूह के प्रयास को सुरक्षित और प्रभावशील बनाना है। डीओई और डैश से परामर्श से स्कूल प्रबंधन में शामिल सभी हितधारकों जैसे स्टेट मैनेजर्स, एसएमसीज, बीआरपीएस, सीआरसीएस, मिडिल मैनेजमेंट आदि के प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण और सामग्री निर्माण और प्रशिक्षण में समर्थन करता है। यानी जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े संस्थान हैं उन सबको जोड़ के एक सामग्री निर्माण या प्रशिक्षण का समर्थन करता है कि आप सीखो कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये सारे काम इनका होता है। नेक्स्ट है अग्रणी गैर सरकारी संगठनों और निजी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ भागीदार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे नवीन और प्रभावी प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण और उपयोग उपयुक्त प्रशिक्षणों के लिए किया गया है। यानी सभी काम ये क्या देखता है, गैर सरकारी संगठन है
या निजी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, सभी की भागीदारी इसमें हो और एज ए लीडर ये सबको एक साथ लेके चलने का प्रयास करता है। अगर हम बात करें मानदेय जैसे शिक्षकों का तय होता है तो प्राइवेट स्कूल होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो सरकारी स्कूल होता है। तो एज ए लीडर वो वहाँ पे भी देखता है कि कहाँ पे हमारे शिक्षक लगे हैं, तो वहाँ गैर सरकारी संगठनों में भी ये क्या होता है, वहाँ पे भी ये फंक्शन और कार्य करते हैं। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी के सभी कार्यक्रमों के संबंध में एक नोडल डिवीजन के रूप में कार्य करना। ठीक है, स्कूली शिक्षा सामुदायिक भागीदारी के लिए सभी कार्यक्रमों के साथ में एक नोडल डिवीजन के रूप में कार्य करता है। जैसा स्कूल प्रबंधन समितियां कार्य करती है उसी तरह से ये भी एक तरह के काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेतृत्व प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो नेतृत्व प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो नेतृत्व की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। पहला, नेता का अपना व्यक्तित्व, पिछला अनुभव और अपेक्षाएं होती हैं, यानी उसका जो अनुभव है उसके अनुसार ये अपना काम करता है। उसकी जो अपेक्षाएं होती हैं पिछले अनुभव से या कुछ नए करने की सोचता है, उसको भी ये क्या करता है शिक्षा में डाल सकता है या कुछ बदलाव कर सकता है, जिससे शिक्षा या तो बहुत अच्छा हो जाता है या तो उसमें कोई कमियां भी हो सकती है। तो दोनों ही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम है कि अगर वो अपनी अनुभव के अनुसार कार्य करेगा तो शायद वो चीज़ें क्या होंगी, बढ़ जाएंगे। जैसे कोई शिक्षक आता है, दूसरे शिक्षक दूसरे स्कूल से कहीं आता है तो अपने अनुभव को बताता है कि नहीं यार यहाँ पे ना ऐसे होता था, वो बहुत अच्छा होता था। राइम्स को गा गा के सुनाते थे, एज इट बाजे के साथ करके सुनाते थे, बच्चे और ज़्यादा सीखते हैं। तो वो अपने साथ क्या करता है, एक कैरेक्टर लेके आता है, तो वहाँ पे भी उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हैं और स्कूल वाले भी अपना काम करते हैं। तो एज एन लीडर वो इस तरह की अपेक्षाएं भी शिक्षक लेके आता है दूसरे के यहाँ से और वो कुछ नया करने का प्रयास करता है। अपने वरिष्ठों की अपेक्षाएं और व्यवहार करता है। जो वरिष्ठ हैं, जो उससे आके हैं, जैसे प्रिंसिपल हैं या मैनेजर हैं, वो आपसे अगर कोई अपेक्षाएं रखते हैं, अपने आपसे कुछ व्यवहार की अपेक्षाएं रखते हैं, तो वो भी क्या करता है, वो चेंज करने का, वो समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, अधीनस्थों की विशेषताएं, अपेक्षाएं और व्यवहार पे अधीनस्थ जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट के हैं, जो भी अधीनस्थ हैं उनके सहारे उनके भी फंक्शन को उनकी अपेक्षाओं और व्यवहारों के साथ कार्य करता है। अधीनस्थ द्वारा किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता है, जो भी कार्य अधीनस्थों द्वारा दिया जा रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करता है और उसमें करने का प्रयास करता है और बेहतर करने का प्रयास करता है। ठीक है, सभी प्रबंधकों की अपेक्षा और व्यवहार करता है। जितने भी प्रबंधक हैं, जितने भी नियम कानून बनाने वाले हैं, अगर वो कोई नियम कानून बना रहे हैं तो उसे सहर्ष स्वीकार करता है, उसे आगे भी बढ़ाने का प्रयास करता है। संगठनात्मक सांस्कृतिक जलवायु नीतियां हैं, अगर कोई संगठनात्मक संस्कृति है उसे भी सही तरीके से सही जगह पे वर्क कराता है। ओके, नेक्स्ट, एक प्रभावी नेता के गुण क्या है, क्वालिटीज एक इफेक्टिव लीडर के। पहला, मानसिक और शारीरिक स्वस्थ पूर्ण होता है, यानी वो मन से शरीर से भी स्वस्थ होता है। सहानुभूति पूर्ण होता है, सिंपैथी वाला होता है, आत्मविश्वासी होता है, दूसरों के प्रति जागरूक होता है, यानी जागरूकता उसके भरपूर होती है कि किस तरह से लोगों को जगाया जाए और किस तरह से लोगों के बारे में जाना जाए। निष्पक्षतावाद होता है, यानी भेदभाव किसी के लिए भी नहीं होता। ज्ञान और बुद्धि में तेज होता है, तभी तो लीडर होता है। संवाद करने की क्षमता बहुत ही बेहतरीन होती है, अपने चीज़ों को समझाने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। उद्देश्यों और जिम्मेदारी की भावना उसमें उसके अंदर होती है, तभी वो क्या करता है, आगे वर्क करता है। इनिशिएटर होता है, कार्य को प्रारंभ करने का काम जो है वो इनिशिएटर का होता है, तो वो पूरे तरीके से शुरुआत करता है, क्योंकि बहुत जो होते हैं वो शुरुआत करने में ही डरते हैं, अरे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये आगे बढ़ के काम करता है, जिसके पीछे पीछे सारे लोग सामने आना शुरू होते हैं, तो ये एक इनिशिएटर होता है। प्रोसेस सेल्फ अवेयरनेस होता है, यानी खुद भी जागरूक होता है और एक प्रोसेस के जरिए दूसरों को भी जागरूक करने का काम करता है। फोकस और रिलेशंस बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, ठीक है, एक रिलेशन बनाता है, टीम बिल्डिंग यानी जितने भी टीम है उसके बीच एक वर्क करता है, एक बिल्डिंग बनाता है, एक समझाने का प्रयास करता है। ओके, सपोर्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कोच एंड मेंटर का काम करता है, देख रेख का काम करता है, सुपरवाइज करने का काम करता है कि सभी काम सभी वर्क अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई कमियां है तो उसमें निदान किया जाए, उसे सुधार किया जाए। ओके, नेक्स्ट, लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, एक चिंतनशील व्यवसायी के रूप में नेता जो है वो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे है। तो चिंतनशील व्यवसायिक के रूप में नेता कैसा होता है। ठीक, एक चिंतनशील व्यवसाय को आज परीक्षा और आप मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, यानी ये खुद की परीक्षा लेता है, खुद के मूल्यांकन करता है और उसके रूप में ये क्या करता है, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है।
जब वो खुद चिंतनशील होगा, खुद समझदार होगा, खुद सोचेगा, तो दूसरों को भी बदलना आसान होगा इसके नज़र से। जो अपने पेशेवर क्षमताओं में अभ्यास करते रहते हैं और उन्हें चिंतनशील अभ्यास करता कहा जाता है। इसी वजह से जो अपने पेशेवर में अभ्यास करते रहते हैं, इसी वजह से चिंतनशील अभ्यास करता कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे जरूरी चीज़ है खुद को समझना। ओके। निरंतर अभ्यास करने से नेतृत्व अभ्यास में सुधार करने में मदद मिलती है। जब जितने हम अभ्यास करेंगे, जितना ही हम अच्छा काम करेंगे, उतना ही हम दूसरे के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। यहीं से चिंतनशील व्यवसायिक के रूप में जन्म होता है। याद रखिएगा, खुद के बारे में समझना सबसे जरूरी चीज़ है इस टॉपिक में, कि खुद के बारे में समझना, स्वयं इवोल्यूशन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। जब हम खुद के बारे में सही करेंगे, खुद को सही करेंगे, तो दूसरों को सही आराम से कर लेंगे। ओके। इनिशिएटर, इनिशिएटर कौन होता है? अ पर्सन और थिंग्स दैट इनिशिएट समवन और सम थिंग्स। ठीक है, यानी किसी काम को करने के लिए सबसे पहला काम करना, यानी जिम्मेदारी लेना, जोखिम लेना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना, ये क्या होता है? इनिशिएटर होता है। ओके। टीम बिल्डर्स क्या होता है? नेता का प्राथमिक कार्य अपने कार्य समूहों को एक टीम के रूप में विकसित करना होता है। प्रतिभागियों में टीम भावना विकसित करना होता है। पूरे टीम को एक रूप में काम करने की प्रेरणा देना होता है। हर सदस्य के साथ अच्छा संवाद रखना होता है ताकि अच्छे से टीम बिल्डिंग हो सके, एक सामंजस्य बन सके और सब मिलके एक स्कूल या जो विद्यालय है उसके लिए अच्छा काम कर सके। टीम द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी खुद लेनी है। अगर कोई कमियां हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद ले लो, भैया ठीक है हमसे गलती हो गई, ठीक है, आगे हम लोग फिर से इसको सही करेंगे। यानी जोखिम, पूरा का पूरा जोखिम जो होता है वो लीडर की क्वालिटी, लीडर के कंधों पे ही होता है। लीडर एज ए कोच यानी प्रशिक्षक या मेंटर के रूप में कैसे होता है? तो अपनी टीम के सदस्यों को स्वयं सिखाता है, जितने भी प्रशिक्षण है वो स्वयं देता है। टीम के सदस्यों की ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करता है, उस पर काम करता है। आउटपुट बढ़ाने के लिए खुद पर और टीम पर पूरा विश्वास करता है और विश्वास दिलाता है। सभी के साथ सहयोग करता है और टीम वर्क के लिए प्रोत्साहित करता है। एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में क्या करता है? काम करता है, ताकि सब लोग इसके आइडियल बने और सब इसको कॉपी करने का प्रयास करें। ठीक है। नेक्स्ट, पथ प्रदर्शक के रूप में यानी मेंटर और कोच के रूप में क्या करता है? टीम के सदस्यों को प्रेरित करता है। सभी सदस्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है कि देखो भैया क्या हो रहा है, क्या होना है। सभी के मुद्दों को हल करता है, अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको हल करने का प्रयास करता है। सही गलत में तुलना करता है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। प्रभावशाली कार्य के लिए सभी सदस्यों के साथ रणनीति, योजना, कौशल साझा करता है। ओके। तो ये सारे काम जो है वो एज ए लीडर है। द नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप यानी एनसीएसएल क्या कहता है? एस्टेब्लिशिंग 2012। ठीक है, ये जो नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप है एनसीएसएल, ये इस्टेब्लिश हुआ 2012 में। तो एनईपीए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इज कमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल इन कंट्री। ठीक है, इसने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया एनसीएसएल में। विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एज द प्राइम ऑब्जेक्ट, एनसीएसएल इज द नेशनल सेंटर ऑफ स्कूल लीडरशिप। एनसीएसएल का मतलब नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप। एनआईईपीए का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन is working toward address the leadership requirement for contextual school issue the state of union territories। ठीक है, इनका कहना है कि जितने भी स्कूल हैं वो सब में ये सब मिलके एनसीएसएल मिलके काम करेगा और एज अ लीडर ये एनसीएसएल ये सारे स्कूलों को मिला के एक साथ कार्य करने का प्रयास करेगा। ओके। ऑनलाइन प्रोग्राम स्कूल ऑन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑनलाइन प्रोग्राम क्या करता है? यह कार्यक्रम सभी स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक व वरिष्ठ विद्यालयों से संबंधित है। भविष्य में स्कूल प्रमुख बनाने के जो शिक्षक में शामिल हो सकती है, जो कि कमियां हैं या जो अच्छाइयां हैं वो इसमें शामिल करना है और सब कुछ सिखाने का प्रयास करना है। कार्य क्या है इसके? कौन कौन से फंक्शन है? तो पहला है सामान्य विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय में परिवर्तित करना। एक सामान्य नॉर्मल से विद्यालय को एक बेस्ट एजुकेशन जो देने वाले विद्यालय हैं उसमें परिवर्तित कर देना है। विद्यालय में परिवर्तन के लिए सक्रिय प्रथाओं को शुरू करना है। अगर कोई परिवर्तन करना जरूरी है तो सक्रिय प्रथा हो जाएगा, एक जो रास्ता है वो दे देगा कि हाँ भैया ये ऐसे भी हम स्कूलों को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और देख ही रहे हैं आज जो स्कूल है एक शॉपिंग मॉल से कम नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम, एक बहुत ही सुंदर सा सिस्टम बना दिया गया है स्कूल को। नेक्स्ट, प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय जिम्मेदारियों के निष्पादन में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट अगर कोई करना है उसके जिम्मेदारियों को भी निष्पादन करने में मदद करता है। स्कूल की चुनौतियों से निपटने में, अगर स्कूल के पास कोई चुनौतियां हैं, कोई प्रॉब्लम है, उसके निपटने में भी ये क्या करता है? आपके साथ खड़ा होता है और सहयोग करता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल नेतृत्व प्रबंधन या पीएसएलएम, प्रोग्राम ऑन स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट
पर ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में मॉडल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी स्कूल अपने डिजाइन और उपलब्ध कराया जाता है। यानी ये प्लेटफॉर्म है जहां सभी स्कूल अपने प्रबंधकों या अपने बारे में बता सकते हैं। एज ए लीडर ये सारे चुनौतियों को भी सही करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम दूर करेगा, अगर कोई बढ़िया काम कर सकते हो, आप अच्छा बता सकते हो, तो उसे भी आप ये क्या करें, आप बताएं कि अब ये सब काम आप करें, तो ये आप में हेल्प भी करेगा। तो मॉडल प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी इसको जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसमें काम कर सकता है, इसमें बात कर सकता है, इसमें अपनी विचार को रख सकता है। ओके, याद रखिए एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया। क्या क्या? पहला, स्कूल के नेतृत्व विकास कार्यक्रम पे कि स्कूल का विकास कैसे होगा, पाठचर्या की रूपरेखा बनाने में, स्वयं के लिए विकास करने में, स्वयं मतलब एज ए शिक्षक सबके विकास के लिए, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को बदलना, अगर कोई शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया बदलना है तो उसे बदलने में भी, जैसे पुराने समय में शिक्षक केंद्रित था, फिर बाल केंद्रित हुआ, फिर अब संगीत वाला माध्यम से, कहानी के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे जो शिक्षण प्रक्रिया वो धीरे धीरे बदल भी रही है। टीम बनाना, अग्रणी नवाचार करना या अग्रणी भागीदारी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मुफ्त ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मॉडल प्लेटफॉर्म पे और ज्वाइन होकर अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, निष्ठा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करना है। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक, क्या करता है, एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए बच्चों राष्ट्र के सर्वोत्तम संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है, उन्हें और अच्छा करने की जरूरत है। इसलिए एनईपी 2020 के सिफारिश के अनुसार प्रत्येक शिक्षक और प्रधान शिक्षक कम से कम 1 घंटे की भाग लेने की अपेक्षा की जाती है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 1 घंटा शिक्षक इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो, समझे और इस जितने भी एनईपी 2020 के अंतर्गत जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी पॉलिसीज लाई गई हैं, वो इनके बारे में जाने। ठीक है, कम से कम 1 घंटा यहाँ पे जाना है और देखना है इनके वीडियोस को। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के विजन को साकार करने के लिए हाल ही में एनसीईआरटी ने शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा साहित्य विभाग, डीएसईएल, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एमओई मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एमएडी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीबीएसई, केवीएस, सीआईएससीएससी, ईएमआरसी और एनईएसटी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और निकायों के सहयोग के निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0 और 3.0 ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। आप जिसमें भी शामिल होना चाहते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। निष्ठा के एकीकृत कार्यक्रम है, आपको लगता है कि हमें 1.0 वाले में शामिल होना है तो 1.0 में होइए, 2.0 में होइए, 3.0 में होइए, यानी ज्वाइन करके आप 1 घंटा इस पर समय बिताइए। ये अपेक्षा की जाती है, याद देखिए ये गाइडलाइन नहीं है, आपको जबरदस्ती नहीं है, ये अपेक्षा की जाती है कि आप ज्वाइन हो ताकि आप शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को और बेहतर तरीके से समझ सके। यह निष्ठा प्लान के अंतर्गत आया है। तो किसके किसके तहत है, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक के लिए निष्ठा 1.0 है, माध्यमिक स्तर 9 से 12 तक के लिए निष्ठा 2.0 है और निपुण भारत के लिए निष्ठा 3.0 है, यानी पूरे भारत, यानी प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो निपुण भारत के लिए निष्ठा 3.0 में दिया हुआ है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल लीडरशिप है ना, सेकेंड यूनिट है। पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, क्या पर्सपेक्टिव है, इंस्ट्रक्शन एकेडमिक लीडरशिप यानी निर्देशात्मक शैक्षणिक नेतृत्व क्या होता है। ओके, निर्देशात्मक नेतृत्व को आमतौर पर स्कूल नेता द्वारा पाठचर्या और निदेशक के प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है कि कौन कौन से पाठचर्या और क्या क्या फंक्शन दे सकते हैं, इसके आधार पर यहाँ पे बताया गया है। निर्देशात्मक नेता एक उद्देश्य के साथ कक्षा में पाठचर्या के संचालन की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र वांछित सीखने के परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो रहा है या नहीं। एक अच्छा पाठ्यचर्या संचालित करते हैं और ये देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि क्या बच्चे के अंदर ये पाठ्यचर्या के हिसाब से, इस कैरिकुलम के हिसाब से जो बदलाव होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं। विद्यालय के छात्रों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एकमात्र ध्यान केंद्रित करने वाला काम यहाँ पे होता है, यानी पूरा फोकस जो होता है विद्यालय के छात्रों के बेहतर परिणाम के लिए फोकस होता है, पूरा ध्यान इसी पे होता है। एक शिक्षक के कार्य को सुधारने का भी कार्य किया जाता है, अगर शिक्षा में कोई कमियां हैं उसे भी सुधारने का काम यहाँ पे होता है। द प्राइमरी monitor as a student progress and work toward the creating a learning environment school
यानी एक प्राइमरी मॉनिटर जो प्रमुख देख रेख है वो कहाँ पे है, स्टूडेंट के प्रोग्रेस पे है, उसके क्रिएटिव लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए है, यानी स्कूल में ऐसा क्रिएटिव कर दे कि बच्चा खुद ही स्वतः क्या करे, सीख ले। ओके, नेक्स्ट द स्कूल लीडर हार्वर्ड सुपरवाइज द डिजाइन इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द टीचर्स। ठीक है, स्कूल लीडर का काम है ये सुपरवाइज करना, एक डिजाइन करना टीचर के साथ साथ, कि टीचर भी सीखे, स्टूडेंट भी सीखे और बेहतर तरीके से उनका जो सर्वांगीण विकास है वो हो सके। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर, जो होते हैं वितरित नेतृत्व। नेतृत्व को क्या करना है, वितरित करना है, एक ढर्रे पे नहीं रखना, उसको बांट देना है। ठीक, वितरित नेतृत्व का ध्यान मानव क्षमता को अधिकतम करने और स्कूल के भीतर लोगों की क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए होता है। यानी सब में अपना अपना नेतृत्व बांटे ताकि वो बेस्ट से बेस्ट हो सके, सीख सके। इसी के तहत प्रिंसिपल की भी नेतृत्व को बांटा जाता है, यानी प्रिंसिपल तो रहेगा लेकिन डेली के लिए एक नए प्रिंसिपल को क्या करना है, शामिल करना है। डेली हर दिन एक नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा जो अपने नेतृत्व के हिसाब से अपना काम करेगा, ताकि हो सकता है कुछ उसका अलग से अनुभव हो जो उस चीज़ों को क्या कर सकता है, एक नया आयाम दे सकता है। ओके, यह विद्यालय के सभी गतिविधियों में संलग्न है, इसलिए नेतृत्व किसी एक व्यक्ति विद्यालय के नेता प्रदीप नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जितने लोग हैं सब एज ए नेता ही काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि छात्र परिणाम देते हैं जब स्कूल समुदाय में नेतृत्व वितरित किया जाता है और जहाँ शिक्षकों को उनके लिए महत्व देने की सशक्त किया जाता है, यानी तब छात्र परिणाम देते हैं जब स्कूल के सारे समुदाय में नेतृत्व वितरित होता है। यानी सब अलग अलग अपने अपने अनुभव का पालन करते हुए अपने अपने अनुभव से स्कूल को चलाते हैं और कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। द मॉडल एक्सप्लेन दैट अ स्कूल where teachers work is organized in a way to promote sharing and leadership role, there is a positive relationship among the academic performance of student। ठीक है, यानी ये तब अच्छा होता है जब ये सब मिलके आपस में वर्क करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, रूपांतरण नेतृत्व क्या होता है। Transformation leader is the process by which the school leader engages with others and is able to create a connection that result in increasing motivation and morality in both the lead and his her colleagues। ठीक है, यानी जो रूपांतरण नेतृत्व है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो एक नए कनेक्शन के तहत एक नए रिजल्ट के लिए आपको मोटिवेट करता है, आपको इंक्रीज करता है, आपको मोटिव देता है। ठीक है, और सब एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, हम नया करने का प्रयास करते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व का किशोर स्कूल के सांस्कृतिक उत्पादकता की स्थापना करता है, उनकी प्रक्रिया को बढ़ाता है, लोगों को विकसित करता है और संगठन में सुधार करने के लिए स्वच्छ और सहयोगात्मक दृष्टि पैदा करता है। ये आप सब मिलकर क्या करें, एक नया फंक्शन, एक नया आधार जनरेट करें। स्कूल लीडर only adopt the changing situation but also try to change and transform the existing system by creating a vision taking initiative adapting problem solving attitude। ठीक है, स्कूल लीडर का एकमात्र ऐसा काम है जिससे वो क्या करना है, अपने जो पावर है उसके सिचुएशन को दूसरे को देना और दूसरा उस सिचुएशन के साथ अपने अनुसार, अपने अनुभव से, अपने सीखे हुए अनुभव से वो क्या करता है, उसको और भी बेहतर करने का काम करता है। वो अपने विजन से इसको देखता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ओके, नेक्स्ट, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिव स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, क्या विजन है बिल्डिंग के, गोल सेटिंग्स के, क्रिएटिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान के। नेक्स्ट यूनिट है एक दृष्टि, यानी विजन एक स्पष्ट कथन है कि स्कूल क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि सभी हितधारक, शिक्षक, छात्र, उनके परिवार और समुदाय के सदस्य एक साथ काम कर रहे हों या आगे देखने और छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए सभी को प्रेरित व एकजुट करने में काम करता है। ठीक है, यानी विजन का काम है सबको देख रेख करना, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, उनके परिवार हो, समुदाय हो, सबको एक साथ देखते हुए काम कराना और सब मिलके एक सर्वश्रेष्ठ क्या करते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। गोल सेटिंग क्या होता है, जो भी कार्य को करने के लिए कुछ महीने, कुछ साल के लिए प्लान बनाते हैं, इस प्लानिंग करते हैं और हमारा मकसद होता है कि कौन कौन सी सफलताओं को हासिल करेंगे। इस प्रकार के प्लानिंग को, पहले से किया गया प्लानिंग को ही गोल सेटिंग कहते हैं। यानी पहले से ही प्लानिंग करने के लिए एक नियम कानून बना देते हैं कि हमें ऐसे 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 चलना है और अगर हम ऐसे चलते रहें, इस मकसद से चलते रहें, इस उद्देश्य के साथ चलते रहें तो एक दिन हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। ओके, इसी प्लानिंग को क्या कहते हैं, गोल सेटिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ क्लियर विजन फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए एक स्पष्ट दृष्टि रखने का महत्व क्या है। पहला, वे चाहते हैं कि उनके स्कूल एक ऐसा विजन बने जो छात्रों और उनकी जरूरतों पर केंद्रित हो। यानी वहाँ पे जो भी देखना हो, जो भी विजन हो स्कूल का, स्कूल के जो उद्देश्य हो,
वो इस पे हो कि छात्र के लिए क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या एक्सट्रीम लेवल की ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे हमें बढ़ाना है। इन दृष्टिकोण को अपने विद्यालय के लिए लक्ष्यों और अपने शिक्षकों, छात्रों और अपेक्षाओं के रूप में अनुवादित करना है कि अगर कोई लक्ष्य है जिसमें शिक्षक को, छात्र को और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसे और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि उनका दृष्टिकोण सही तरीके से विद्यालय के लक्ष्यों पे आए। प्रशासकों के पीछे खड़े होकर चीज़ों का इंतजार नहीं करना है, खुद आगे बढ़ के काम करना है। नेक्स्ट, निरंतर प्रगति की निगरानी करें, जब आवश्यक हो सहायक या सुधारात्मक तरीके से हस्तक्षेप करें। ठीक है, निरंतर क्या करना है, निगरानी करते रहना है, देख रेख करते रहना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये समस्या है तो उस समस्या को हल करने का भी प्रयास करना है। नेक्स्ट, अपने विद्यालय के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना है। एक प्रभावी विद्यालय नेता होने का महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि हमें ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं कि अपने विद्यालय का एक बेहतर विद्यालय बन के उभरे, एक रोल मॉडल के तहत हमारा विद्यालय बने। नेक्स्ट, वे अपने विद्यालय को क्या बनाना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट सूचित दृष्टि रखते हैं, दृष्टि जो छात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, यानी विद्यालय को क्या बनाना है इस पर डिपेंड करता है कि हमारा विजन क्या है, हमारा जो लक्ष्य है वो है क्या। इसके आधार पे ही छात्र को हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे बढ़ाएंगे। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना कि छात्र की क्या आवश्यकता है, उनके दृष्टिकोण अपने विद्यालय के लक्ष्यों और अपने शिक्षकों, छात्रों अपेक्षाओं के रूप में अनुवादित करता है कि जो लक्ष्य हैं शिक्षक के, जो छात्र के। ठीक है। नेक्स्ट, प्रशासक पीछे खड़े होकर चीज़ों की घटित होने की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि लगातार करते हैं। अगर कोई प्रशासक है, ठीक है, तो उसे हमें पीछे खड़े होकर चीज़ों को घटित होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि अगर कोई समस्या है तो लगातार उसे सही करते भी चलना है, खुद ही करना है। हमें इंतजार नहीं करना है कि गवर्नमेंट आएगी तो करेगी, उससे अच्छा आपको स्वयं कर दो। एक लक्ष्य प्राप्त विजन आपके पास होनी चाहिए। प्रगति की निगरानी करें, जब आवश्यक हो हस्तक्षेप करें, सहायक या सुधारात्मक ढंग अपनाएं। कोई भी काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है सहायता करना, एक सुधारात्मक ढंग हो कि वो कहीं पे भी अगर कोई गलती हो रहा है, आपको लगता है कि ये गलत है, स्कूल के लिए गलत है, विद्यालय के लिए गलत है, समाज के लिए, बच्चों के लिए गलत है, तो आप तुरंत सुधार करने का प्रयास करें। सभी के सभी क्या है, एक लीडर ही हैं। ओके। फीचर ऑफ गुड विजन, एक अच्छे विजन की विशेषता क्या होती है। पहला, तैयार करते समय हितधारकों को भी शामिल करें कि अगर किसी के लिए आप बना रहे हो विजन तो उसको भी शामिल करो कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ओके। नेक्स्ट, बेहतर भविष्य के बारे में बताएं, यानी विजन में सबसे जरूरी चीज है लक्ष्य, और लक्ष्य के लिए जरूरी है बताना कि आपके फ्यूचर में क्या जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्वास और आशा को प्रोत्साहित करें। जो भी विश्वास है, यानी आप पे विश्वास करके ही लोग अपना काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपने वर्क को, तो विश्वास जो है उसे जगाए रखें। ठीक, फेथ और होप को क्या करना है, प्रोत्साहित करते रहना है। नेक्स्ट, विद्यालय की संस्कृति और उच्च आदर्शों को दर्शाता है। विद्यालय जो है संस्कृति और उच्च आदर्शों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, कल्चर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है ताकि आप और भी बेहतर कर सके। नेक्स्ट, हैज़ अ ब्रॉड अपील टू इंक्रीज आवर स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आप सबको एक अपील करें कि हमारे स्कूल के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका साथ हमें चाहिए, और उसी तरीके से हम अपने स्कूल को और आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, गोल सेटिंग, क्या लक्ष्य की स्थापना कैसे करें। तो लक्ष्य का निर्धारण किसी के कार्यों के उद्देश्य के रूप में सेवा करने के लिए एक परिणाम, एक लक्ष्य स्थापित करने की प्रक्रिया है कि कैसे हम किसको लक्ष्य दें, किसको क्या उद्देश्य दें कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर लें। ओके। तो लक्ष्य क्या है, पहला, सीखने की दिशा को स्पष्ट करता है। अगर हम लक्ष्य दे दें कि आपको यही काम करना है तो आपको एक दिशा दे देंगे कि हाँ भैया हमें यही करना है। ठीक है, तो दिशा को स्पष्ट कर देता है। छात्र और शिक्षक, छात्रों की प्रेरणा को बढ़ाता है। छात्र और शिक्षक के बीच जो प्रेरणा है उसको क्या करता है, वो बढ़ाता है। यानी एक क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि आपको यही करना है, इस तरीके से करना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है। उपलब्धि स्तर को बढ़ाने में मदद करता है कि आपके अंदर कोई भी उपलब्धि स्तर है, अचीवमेंट जो चीज़ें हैं वो उसको बढ़ाने में मदद कर देता है। सबसे अच्छा काम करता है अगर वे विशिष्ट है। चुनौतियों के एक माध्यम मात्रा की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम हमारा लक्ष्य दे देता है हमें। बहुतों के पास यही पता नहीं होता कि उसका गोल क्या है, तो गोल अगर पता चल जाए तो बहुत हद तक अपने गोल तक पहुंचने की आदत भी शामिल हो जाती है और वो पहुंच भी सकता है। उच्च क्षमता वाले छात्रों के लिए अच्छा काम करता है। तथ्यों की प्रतिभाएं आगे चलकर देश के लिए काम करता है कि अगर आपके पास क्षमता है
अगर आपको बनाया जा सकता है, आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, तो देश के लिए भी आप काफ़ी कारगर साबित होते हो। नेक्स्ट, शिक्षकों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करने में मदद करता है। ये जो लक्ष्य है, हम ऐसा ही बनाते हैं कि वातावरण के लिए भी एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा छात्र बन सके। नेक्स्ट, विद्यालय विकास योजना एक सतत प्रक्रिया है जो विद्यालय को एक शिक्षक के रूप में मदद करती है। जो विद्यालय विकास योजना है, जो संगठन है, वो क्या करती है, एक सतत प्रक्रिया है जो विद्यालय को क्या करती है, एक शिक्षा के रूप में मदद करती है, एक शिक्षक के रूप में मदद करती है। यानी आपको हर जगह ये बताने का काम करती है विद्यालय विकास योजना। नेक्स्ट, गुणवत्ता बढ़ाने और परिवर्तन के प्रबंध की दोहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्कूल योजना उस प्रक्रिया का उत्पादन है। यह एक संदर्भ दस्तावेज है के रूप में कार्य करता है, विद्यालय की गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है और निगरानी और स्वयं मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। ये सब लक्ष्य हैं स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि स्कूल का डेवलपमेंट तो हो ही, साथ साथ में जो शिक्षक है, जो छात्र है, उसका भी विकास शामिल हो। प्रक्रिया और उत्पादन का वांछित परिणाम उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और सीखने, शिक्षकों के पेशेवर सशक्तिकरण और नवाचार और परिवर्तन के प्रभावी प्रबंध के माध्यम से विद्यार्थियों की जरूरतों के लिए प्रासंगिक शिक्षा सेवा का प्रावधान करना भी स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। स्कूल विकास योजना यानी एसटीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कूल सुधार के लिए आधार प्रदान करता है और स्कूल के दर्शन और दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ये सारे लक्ष्य जो हैं वो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है क्या, स्कूल विकास योजना क्या है? तो स्कूल विकास योजना एक चालू प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रक्रिया है जो स्कूल की जो जटिलताओं को सरल बनाने में मदद करता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए उस चीज़ों को सही किया जा सकता है, आसान किया जा सकता है। समुदाय की दोहरी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। अगर समुदाय की दोहरी चुनौतियां हैं, दोहरा फेस है, उसका भी सामना करने में मदद करता है। गुणवत्ता में वृद्धि और परिवर्तन का प्रबंधन करता है। ओके, स्कूल विकास योजना जो एसटीपी सुधार के लिए एक रणनीतिक योजना है। ठीक है, क्या है, एक रणनीतिक योजना है जिसके माध्यम से हम स्कूलों को और अच्छा कर सकते हैं। हर स्कूल एक अच्छा स्कूल नीति इस बात में जोर देता है कि स्कूल सुधार सबसे पहले स्कूल की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। सुधार, स्कूल का सुधार सबसे पहले होना चाहिए और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूल प्रबंधन समितियां एसएमसी को स्कूल विकास योजना एसडीपी तैयार करनी है, जो 3 साल की योजना है जिसमें 3 वर्षीय उप योजनाएं शामिल होती है। ये सब चीज़ है, 3 वर्षीय उप योजनाएं भी हैं, 1 वर्षीय प्लान भी है, ये सब इसमें क्या है, शामिल है। इसका मैंने वीडियो बना दिया है, उसको जरूर देखिएगा। कार्य फंक्शन क्या है इसके? पहला, इसे एक स्पष्ट और सरल तरीके से स्कूल की प्राथमिकताओं, मानकों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाला मुख्य उपाय, इनके लिए समर्पित संसाधनों और प्रमुख परिणामों और लक्ष्यों को एक साथ लाना चाहिए, इससे हासिल करने का इरादा हो। ठीक है, यानी ये सब क्या है, अगर हम प्राथमिकताओं को ध्यान दें, उनको स्पष्ट करें, उनको सरल करें, उनको मानकों के बारे में बताएं कि क्या डेटा निकल सकता है, क्या और बेहतर हो सकता है, कुछ संसाधन है जिसको उनको समर्पित करें। ठीक, तो हम लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच जाएंगे और यही डेवलपमेंट विकास का मेन लक्ष्य है कि हमें उद्देश्य को क्या करना है, पाना है। इस यह इस आधार पर आधारित है कि सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और विद्यार्थियों के लिए बेहतर परिणाम लाने वाले परिवर्तनों को लागू करने के लिए विद्यालय स्वयं सर्वोत्तम स्थान है। यानी कुछ भी करने के लिए, विद्यार्थी का बेहतर परिणाम लाने के लिए विद्यालय से अच्छा कोई साधन या कोई स्थान हो ही नहीं सकता। स्कूल में सुधार की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब एक स्कूल आकांक्षा की संस्कृति और नियमित और मजबूत आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं, की प्रतिबद्धता स्थापित करते हैं। यानी एक स्कूल में सुधार तभी होगा जब वो स्वयं मूल्यांकन करेगा, आत्म मूल्यांकन करेगा, खुद सुधरने का प्रयास करेगा। जब वो खुद अच्छा करेगा तो दूसरे भी अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। स्वयं मूल्यांकन स्कूल विकास योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप स्कूल विकास योजना में परिणामी कार्रवाई और लक्ष्य शामिल होती है। अगर हम स्वयं मूल्यांकन करेंगे तो हम लक्ष्य तक पहुंचने का खुद प्रयास करेंगे। जब हम खुद करेंगे तो सब अपने आप करना शुरू हो जाएगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का, यानी विद्यालय विकास योजना की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? पहला तो सिस्टमेटिक होता है, एक क्रमिक होता है, क्रम से होता है, प्रोग्रेसिव होता है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ने के लिए काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है यानी संगठित होता है। ठीक है, संगठन के साथ काम करता है, कोलैबोरेटिंग होता है, सबको एक साथ मिल के काम करने पे जोर देता है, एम ओरिएंटेड होता है यानी लक्ष्य निर्देशित होता है हमेशा।
स्कूल डेवलपमेंट प्लान जब बनाते हैं तो हम हमेशा एक लक्ष्य पहले देखते हैं, उसके बाद ही हम सारे प्लान को जनरेट करते हैं। तो एम ओरिएंटेड होता है। सेल्फ इवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद का मूल्यांकन करना। क्वालिटी टीचिंग जो हो, एक बेस्ट और बेहतर टीचर उपलब्ध कराया जाए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देना है। एक्सपीरियंस लर्निंग सबसे ज़्यादा जरूरी है, अनुभव की ये जो लर्निंग है, ताकि स्कूल डेवलपमेंट में सबकी जो सहमति हो मिल सके। नेक्स्ट, कंपटीशन बेस्ड लर्निंग, जो आज के समय की डिमांड है। हमारा लक्ष्य भी यही है कि बच्चा जब आगे बढ़े तो कुछ कमाए, अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए कंपटीशन बेस्ड लर्निंग जरूरी है। नेक्स्ट, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग प्रमोट्स, कैसे प्रमोट करेंगे? पहला, स्कूल इंप्रूवमेंट करेंगे, स्कूल और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्वालिटी इन्हेंस करेंगे, क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इफेक्टिव डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में इफेक्टिव डेवलपमेंट लाएंगे, ताकि वो बोलने में, बैठने में, खाने में, रहने में, चलने में, सब तरीके से वो डेवलप हो, एक एडवांस बच्चा दिखे। इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रबंधन बेहतर होगा, जितना अच्छा प्रबंधन होगा उतना ही अच्छा बच्चे होंगे। नेक्स्ट, टीचर क्वालिटी डेवलपमेंट, टीचर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्कूल इफेक्टिवनेस, स्कूल अच्छा होना चाहिए। जितना इफेक्टिव स्कूल होगा, जितना वो अपने आप बच्चों को इफेक्ट कर देगा, उतना ही बच्चे क्वालिटी आएगी और बच्चे सामने भी अपने स्कूल का के साथ जो डेवलपमेंट होगा, वो खुद का डेवलपमेंट भी उतना ही बेहतर कर सकेंगे। कल्चर एंड वैल्यूज डेवलपमेंट, ओके, उनकी जो संस्कृति है, उसका जो नैतिकता है, उनका विकास करना है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द स्कूल, स्कूल विकास योजना के महत्व क्या हैं? पहला, हेल्पिंग हेल्पिंग गिविंग टू द स्कूल एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, क्या ये महत्व है? तो पहला तो स्कूल को एक सेंस देता है कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है, कहाँ हमें मदद करनी है, कहाँ मदद चाहिए और कहाँ हम बेस्ट कर सकते हैं। इस्टेब्लिश एम एंड प्रायोरिटीज, क्या एम है हमारा, उद्देश्य क्या है, प्राथमिकता क्या है, इसके आधार पे हम अपना काम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द नीड टू बी द डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट, पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं को एक ऑर्डर में, और उसे इम्प्रूव करने का काम कर सकते हैं, उसे और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, देख रेख कर सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से लर्निंग प्रोसेस को और भी बेहतर कर सकते हैं, ताकि शिक्षक और शिक्षण दोनों बहुत ही बेहतर हो। सेल्फ इवेल्यूशन, खुद के मूल्यांकन करना है। बच्चों की समस्याओं को समझना, उसे दूर करने के उपाय सोचना है कि किस तरीके से हम उपाय सोचें, किस तरीके से हम जितनी भी समस्याएं हैं उसे निदान पाएं। विद्यालय को समृद्ध करना है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षकों को भविष्य के रूप में तैयार करना है कि भविष्य में अगर कोई और अदर चुनौती आ रही है तो उसे भी हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉर्म द स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें हम पढ़ेंगे एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल, पेरेंट टीचिंग फोरम, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट, फॉर्म यूजिंग अचीवमेंट डेटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। ये सबको लेके हम लोग यही पढ़ना है, यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक, क्या है स्कूल प्रोसेस? School school's parents form automatically included every parent's carrier with a child enroll the school. Parent forms are a way for a school of encourage more parents to get involved in a school's life. They are informed groups where parents can raise issue, be consulted on school policy and given their views. ठीक, स्कूल प्रोसेस के अंतर्गत जो स्ट्रेंथिंग है टीचर लर्निंग प्रोसेस में, यहाँ पे पेरेंट्स हो या उसके गार्जियन हो, माता पिता हो, या अगर कोई भी जो उसके गार्जियन के रूप में है, वो सभी बच्चों के साथ सम्मिलित होते हैं, इनरोल होते हैं। बच्चे का इनरोल होते ही वो भी इनरोल होते हैं, और वो अपनी समस्याओं को, अपने प्रॉब्लम्स को, या अपने अच्छाइयों को, या कुछ अनुभव को ये यहाँ पे बता सकते हैं, उस स्कूलिंग लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और बता सकते हैं कि इसमें क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, क्या बुरा हो रहा है, उसे कैसे समाधान किया जा सके। ठीक, तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है जहाँ पे पेरेंट अपने इशू को राइज करता है, कंसुलेटेड करता है स्कूल पॉलिसीज़ को, और अपने व्यू भी रखता है कि हमें क्या सही लग रहा है, इसमें अगर इस तरीके से हो तो शायद ये और भी बेहतर हो सकता है। तो याद रखिए, इस स्कूल प्रोसेस में सभी शामिल होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, उसके कैरियर हो, गार्जियन हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, ये सभी लोग शामिल होकर अपनी बातों को यहाँ पे
रखते हैं, अपने इशू को रखते हैं, अपने व्यूज़ को रखते हैं, स्कूल पॉलिसी की अगर कुछ कमियां हैं या अच्छाइयाँ हैं, दोनों ही बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है। ओके। एनुअल कैलेंडर की बात करें, वार्षिक कैलेंडर की बात करें, तो जो स्कूल का कैलेंडर है वो जो नॉर्मल कैलेंडर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल कैलेंडर में सामान्य तिथियां होती हैं, छुट्टियों को रेड कलर से या अलग कलर से रख देते हैं, बस इतना ही करते हैं। जबकि स्कूल कैलेंडर में क्या करते हैं, सभी तिथियां होना जरूरी नहीं है, जो तारीख के अलावा कोई कार्यक्रम है उसी के हिसाब से ये तैयार किया जाता है। ओके, जैसे 20 से 26 जनवरी को खेल उत्सव मनाया जाएगा, 25 जनवरी को पुरस्कार वितरण समारोह होगा, ठीक है, नवंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, मार्च में अंतिम परीक्षा का आयोजन होगा, अप्रैल से आगामी शैक्षिक सत्र का प्रारंभ होगा। तो इस तरीके से हमारे एनुअल कैलेंडर बनाए जाते हैं। स्कूल कैलेंडर में वर्ष की पाठचर्या सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का भी उल्लेख किया जाता है। स्कूल कैलेंडर के अंतर्गत ये सारे काम भी पूरे के पूरे कैलेंडर में लिखे होते हैं कि कब से क्या क्या होना है, किस डेट पे किस डेट तक यहाँ जो चैप्टर है वो एंड होना चाहिए, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए, कितना होना चाहिए, पूरा साल भर का एक ही जगह एक खर्रे के रूप में कैलेंडर बना दिया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्कूल कैलेंडर। टाइम टेबल क्या होता है, समय सारणी। विद्यालय के कार्य को सरल रूप से चलाने के लिए विद्यालय के कार्य की एक विस्तृत योजना हो सकती है। इस विद्यालय में प्रतिदिन निर्धारित समय का प्रत्येक विषय और घटना के लिए ठीक प्रकार से विभाजित किया जाता है, इसी क्रम को समय सारणी कहा जाता है। यानी हर एक दिन क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट का कितना क्लास चलेगा, और कितने कितने दिन में इसे समाप्त करना है, कब कब इसका एग्जाम होगा, ये सब एक टाइम टेबल, एक समय के साथ इनको बनाया जाता है, इसी को समय सारणी कहते हैं। समय सारणी का उपयोग जो एनुअल कैलेंडर है उसमें किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, पेरेंट टीचर फोरम्स क्या है, अभिभावक शिक्षक मंच। ठीक है, जो अभी ऊपर बात की कि अभिभावक शिक्षक मंच के तहत हम लोग अभिभावक को भी शामिल करते हैं, शिक्षक को भी शामिल करते हैं, एक पीटीएम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभिभावक शिक्षक मंच पर स्थापित केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया दिशा निर्देश क्या क्या है। पहला, फोरम में आम सभा का गठन उन सभी अभिभावकों से किया जाता है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, अभिभावक, उसके माता पिता, सब। मंच की कार्यकारी समिति एक नामित निकाय है जिसका प्रतिनिधित्व स्कूल के माता पिता और शिक्षक करते हैं। ओके, सभी इनके प्रतिनिधित्व कर देंगे। स्कूल के प्राचार्य फोरम के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो हेड मास्टर होते हैं वो क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। पीटीएफ यानी पेरेंट टीचर फोरम स्कूल के कल्याण के संबंध में समय समय पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि अगर कोई स्कूल के जितने अभिभावक हैं वो सकुशल इस योजना से हैं या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो, कोई इशू है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यह बच्चे की सर्वांगीण शिक्षा के लिए स्कूल को एक आदर्श स्थान बनाने के उनके प्रयासों में माता पिता और शिक्षकों के बीच घनिष्ठ जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। ओके, ताकि बच्चे के जो गार्जियन अभिभावक हैं वो टीचर को अच्छे से समझ जाए, टीचर अभिभावक को अच्छे से समझ जाए, और उनको कोई अगर कोई अलग इशू है, क्योंकि हर एक बालक जो होता है व्यक्तिगत विभिन्न होता है, सभी बच्चा विभिन्न होता है, तो उसे अगर कोई समस्या है, उससे जुड़ी हुई समस्या, तो अभिभावक भी क्लियर कर सकता है, और जो शिक्षक है वो शायद उसको और ही बेहतर तरीके से समझा सकता है। यह माता पिता को स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें इसमें पढ़ने वाले बच्चों के कल्याण और देश की आपसी भागीदारी की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। ये गाइडलाइन है संस्था के द्वारा, ताकि आप जो मंच दें उसमें क्या क्या हो सके। नेक्स्ट, यूजिंग अचीवमेंट डेटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक, अगर डेटा कोई मिल रहा है इस तरीके का, मूल्यांकन करने के बाद कोई समस्या हो रही है, कोई अच्छाइयाँ हो रही है, कोई कमियाँ दे रही है, कोई इशू दे रहा है, या गवर्नमेंट कोई डेटा दे रहा है, इन सब का हम यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। शिक्षण अधिगम विद्यालय स्व मूल्यांकन सुधार में किए गए उपलब्ध डेटा का उपयोग करना है, तो कैसे करना है। पहला, गणना किए जाने वाले कार्य दिवसों की संख्या। पहले हम गणना कर लेते हैं कि भाई कितना कार्य दिवस है, यानी अगर बात करें तो 200 कार्य दिवस या जितने भी कार्य दिवस है, इतने कार्य दिवस मिलने के बाद हम उसको कैसे करेंगे, कितने कितने दिन में हम बांटेंगे, बीच में कितनी छुट्टियां हैं, क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कोर्स को आगे बढ़ाना है, एक एनुअल कैलेंडर को आगे बढ़ाना है, टाइम टेबल कैसे निर्धारित करना है, ये सब इस डेटा के आधार पर हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, छुट्टी और रविवारों की संख्या को एक वर्ष से बाहर रखा गया है, कि अगर, क्योंकि ये छुट्टियां हैं, अगर हम इनको जोड़ दें तो शायद हम एक एनुअल प्लान को, एक टाइम टेबल को बेहतर तरीके से हम नहीं दिखा पाएंगे। ओके। नेक्स्ट, परीक्षाओं के लिए आवश्यक दिनों की संख्या की गणना की जाती है, कि कितने दिन में परीक्षाएं करवानी है।
कितने जल्दी से परीक्षाएं समाप्त की जाए। परिस्थितियां स्कूल को परेशान करने वाला है, उसमें सुधार किया जाता है। अगर कोई परिस्थितियां स्कूल को परेशान कर रहा है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, उसमें सही किया जा सकता है कि इस परेशानी से दूर रहे। उपरोक्त दिनों को छोड़कर प्रत्येक माह में कार्य दिवसों की गणना की जाती है कि एक माह में कितने कार्य दिवस होंगे और उसको किस किस तरीके से बनाया जाए, कैसे उसका यूज किया जाए कि हम शैक्षिक कार्यक्रम कराएं, सह शैक्षिक कार्यक्रम जैसे भ्रमण है या कहीं घुमाने ले जाना है या कुछ और कराना है, एक्टिविटी कराना है, तैयारी कराना है, ये सब कार्य भी उसमें शामिल हो जाए। संभावित परीक्षार्थियों को की तिथियों का उल्लेख किया गया है। सभी परीक्षाएं जितने भी होंगी उनका भी तिथि में उल्लेख किया जाएगा कि इतने से इतने दिन तक का परीक्षा भी होगा। विशेष व्याख्यान, कार्यशालाओं, सेमिनार, मनोरंजन मेला, खेल उत्सव, सांस्कृतिक गतिविधियां, माता पिता शिक्षक संघ की बैठकों की तिथि, छुट्टी वाली कक्षाएं, पर्यटन शिविर, कर्मचारी बैठक, विज्ञान मेला, प्रदर्शनी, परियोजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाएं, स्कूल कैलेंडर में वर्ष का भी उल्लेख होता है। ये सब कुछ भी स्कूल कैलेंडर में उपलब्ध होता है जो एनुअल कैलेंडर होता है। ओके, नेक्स्ट, डेटा में दी गई सभी गतिविधियों को पूरे वर्ष इस तरह से बीच बीच में इस तरह से करना होगा कि शिक्षण अधिगम नीरस ना हो और कक्षा में शिक्षा में रुचियां बनी रहें। यानी अगर कोई अलग से गतिविधियां करानी है, एक्टिविटी करानी है, जैसे भ्रमण पे ले जाना है या कोई गेम कराना है, डांस कराना है, तो ऐसे करें कि बीच बीच में आए ताकि एक जो गैप है वो बच्चों को मिले और वो बेहतर और बेहतर करने का प्रयास करें और शिक्षा जो हो नीरस ना हो। ओके, तो ऐसे ही यूज करना है हमें एनुअल कैलेंडर का। नेक्स्ट, वार्षिक योजना इकाई योजना में तैयार करना है। ओके, तो ये हमने पढ़ा भी दिया है इसमें कि वार्षिक योजना क्या होता है, इकाई योजना क्या होता है। डेटा में अगर कोई कमियां निकली है तो उसका निदान करने का उपाय करना है। अगर डेटा आया है और उसमें कुछ कमियां हैं बच्चों से रिलेटेड या उस इशू से रिलेटेड, उसे भी क्या करना है, हमें तुरंत निदान करना है। डेटा योजना के अनुसार पूरा शेड्यूल तैयार करें। जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास टाइम टेबल है, जितना पढ़ाना है, जितना जितना टाइम है, जितना दिन है, उसको एक अच्छे तरीके से शेड्यूल करें कि हमें कितने दिन में कितना कोर्स कंप्लीट करना है। समय की पाबंदी के अनुसार विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करना है। अगर कोई समय जितने पाबंद है, जितना समय है, उसी के अनुसार हमें क्या करना है, पूरी रणनीति तैयार करनी है कि एक साल के अंतर्गत हमें क्या क्या कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे कैसे सिखाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क करना है। ठीक, डेटा द्वारा साझा किए गए बिंदुओं को नोट करें। जितने भी नियम है, जो भी आपको सुविधा दिया जा रहा है, कोई भी पॉइंट दिया जा रहा है, कोई भी इशू दिया जा रहा है, उसको क्या करना है, एक जगह नोट करना है और फिर उसको जब बनाना है तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। माता पिता अपनी योजना के अनुसार उनका उपयोग करें। माता पिता को भी इसीलिए डेटा दे दिया जाता है कि किस किस दिन पर छुट्टी होगा, क्या क्या कब कब काम होगा, कब एग्जाम है, कब क्या है। तो पहले से वो भी तैयार होते हैं कि इस समय और ये समय छुट्टी होगा तो यहाँ हम जाएंगे, और ये अगर इस तरह में एग्जाम की तैयारी करानी है तो एग्जाम की तैयारी कराना शुरू करेंगे। ठीक, आप किसी विषय के साथ आने वाले विशिष्ट समस्याओं के बारे में मंचों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो एक संघ बना है, ठीक है, पीटीएफ जो है उसके अंतर्गत आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, उसे सुधार किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी। अब लास्ट जो टॉपिक है यूनिट डी का, वो है क्रिएटिंग पार्टनरशिप विथ कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल एंड हायर स्कूल इंस्टीट्यूशन फार्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज। ठीक है, यानी कम्युनिटी समुदाय जो हमारा है वो क्या करेगा, इंडस्ट्रीज समुदाय क्या करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें क्रिएटिंग पार्टनरशिप कम्युनिटी। सामुदायिक हित समझ और भागीदारी के उच्च स्तर के बिना कोई भी स्कूल लंबे समय तक प्रभावी ढंग से कार्य कर ही नहीं सकता। यानी एक कम्युनिटी, यानी बिना सामुदायिक हित के, यानी समुदाय आपकी मदद करे, आप समुदाय की मदद करें, तभी तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, वो लाइफ में अनुभवजन्य शिक्षा करेगा, वो जो सीखेगा वो जाके बाहर यूज करेगा। यानी बिना समुदाय के शिक्षा या शिक्षा का सर्वांगीण विकास उपलब्ध हो ही नहीं सकता। ओके, तो स्कूल समुदाय संबंध का उपयोग निम्न में से निम्न के लिए किया जा सकता है। कैसे करते हैं स्कूल और समुदाय का संबंध? पहला, छात्रों को समुदाय में वास्तविक कार्य स्थिति से अवगत कराता है। जाहिर सी बात है, जो बच्चा स्कूल में सीखता है वो बाहर जाके यूज करता है तो सीखेगा। जैसे स्कूल में सिखाया जाता है कि एक टॉफ़ी के 5 टॉफ़ी 10 रुपये मिल रहा है, तो एक जो 20 टॉफ़ी हो कितने मिलेगा। तो ये तो स्कूल में एक थियोरेटिकल प्रोसेस में मिल रहा है। यही जब दुकान में जाएगा तो बालक जो है समुदाय के साथ प्रैक्टिकल मॉडल में सीखेगा, तो बढ़िया वास्तविक कार्य से क्या करेगा, अवगत होगा।
नेक्स्ट, छात्रों को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। समुदाय के साथ उनके संबंध में मूल्यों को बनाए रखता है। अगर समुदाय है, उनके संबंधों और मूल्यों को क्या करेगा, बनाए रखेगा। सैद्धांतिक संबंधों को पूरक बनाए रखना, सैद्धांतिक संबंध जो है वो और भी बेहतर करता है। वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ सीखना होता है। वास्तविक जीवन जो है अनुभव, एक रियलिस्टिक अनुभव जो होता है वो समुदाय हमें प्रदान करता है। इसके तहत मैकावर पेज कहते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, सदैव बदलता रहता है। जो सामाजिक जीवन का अनुभव है वो समय समय पर बदलता रहता है, और जैसे बदलता है हम स्कूल के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, यानी समुदाय बदलता है तो स्कूल का जो नियम कानून है वो बदलता है, और स्कूल का नियम कानून बदलता है तो समाज में भी जाके उसको सही या उसके अनुभव से समाज भी बदलता है। ठीक, तो यानी ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक बदलता है तो दूसरा भी बदलता है। ओके। नेक्स्ट, छात्रों को अवलोकन, जांच पड़ताल करके सीखने आदि के कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है। यानी ये समुदाय के द्वारा छात्रों को देखता है, उसकी जांच पड़ताल करता है और उसको करके सीखने पे मदद करता है कि आओ बेटा समुदाय में आओ, सोसाइटी में आओ, करो। ठीक है, जितना बच्चा करता है, जितना वो प्रैक्टिकल मॉडल में आता है, उतना ही बालक अच्छा सीखता है। छात्रों में संचार कौशल विकसित करना, छात्रों में जितना संचार कौशल है वो जब घूमता है तो लोगों को बताता है, और बताता है तो उसके संचार कौशल और भी बेहतर विकसित होते हैं, बताने का तरीका, हर चीज़ विकसित होता है। छात्रों में सहयोग, स्वयं सहायता, दूसरों के लिए सहायता, समायोजना, सहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्यों आदि के गुणों का विकास करता है। जैसे गिडिंस कहते हैं, समुदाय स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिससे सहयोग देने वाला व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे का विकास करता है। यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से उनके मूल्यों को बढ़ाता है, स्वयं सहायता करता है, दूसरों की भी सहायता करता है, और समायोजना के साथ खुद भी बढ़ता है और उसको भी बढ़ाता है। ओके, तो ये समुदाय और शिक्षा एक दूसरे के पूरक के रूप में एक दूसरे को हम लोग विकसित और सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ते जाते हैं। बेसिक एजम्पशन है स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप का, क्या क्या है। पहला, विद्यालय समुदाय का एक भाग है, और विद्यालय की भागीदारी से समुदाय का अधिक विकास संभव होता है। ठीक है, यानी विद्यालय जो है समुदाय का ही एक भाग है, वो अलग नहीं है। ठीक, और विद्यालय की भागीदारी से समुदाय में भी विकास होता है। यानी विद्यालय में बालक का विकास होता है, बालक डेवलप होता है, बालक साक्षर होता है, और जब वो साक्षर होता है तो समुदाय में जब जाता है तो समुदाय को भी शिक्षित और साक्षर बनाता है। सामुदायिक सुधार कार्य में छात्रों को शामिल करके उनके ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। सामुदायिक सुधार बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसमें बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है, और शामिल करने के बाद उनकी दृष्टिकोण बदलती है। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल और समुदाय को एक साथ लाना जरूरी है। जितना वो एक साथ काम करेंगे वो उतना ही बालकों का सर्वांगीण विकास होगा। उनके अधिक प्रभावी होने के लिए एक दूसरे के करीब आना और एक साथ मिलकर काम करना शामिल होता है। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, जाहिर सी बात है बालक का विकास होगा, बालक का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ओके। नेक्स्ट है स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, विद्यालय समुदाय के बीच संबंध। क्या संबंध है? तो पहला, स्कूल और अन्य स्थानीय एजेंसियां समुदाय के कल्याण के लिए मिलकर काम करती हैं। यानी स्कूल तो है ही है, साथ साथ और भी स्थानीय एजेंसियां हैं, ये सब मिलकर स्कूल के कल्याण के लिए काम करती हैं, समुदाय के कल्याण के लिए काम करती हैं, क्योंकि लास्ट में फाइनली बच्चे को समुदाय के अंतर्गत ही जाएगा और समुदाय में ही सब कुछ आता है। विद्यालय कार्यक्रम समुदाय के बच्चों, युवाओं और वयस्कों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जो भी विद्यालय के कार्यक्रम है वो उस सोसाइटी के जो बच्चे हैं, बच्चे के सोच, उनके थिंकिंग, उनके रहन सहन के आधार पे, उनके युवाओं के रहन सहन के आधार पे, वयस्कों को ध्यान में रखकर वहाँ के जो क्रियाकलाप हैं वो तैयार किया जाता है। विद्यालय कार्यक्रम समुदाय की ज़रूरतों और समस्याओं से संबंधित होता है कि क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, उसके आधार पे, उनकी क्या समस्या है, उसके आधार पे ही विद्यालय कार्यक्रम शुरू होते हैं। स्कूल छात्रों के माता पिता के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की दिशा में काम करता है हमेशा से। स्कूल अवलोकन और प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में समुदाय का उपयोग करता है। जब कभी कुछ दिखाना होता है, जब कुछ समझाना होता है तो समुदाय के का एग्जाम्पल देते हैं, समुदाय में हम ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं। ओके, जैसे भ्रमण पे ले जाते हैं, चिड़ियाघर घुमाते हैं, या किसी मार्केट को ले जाते हैं, मार्केट दिखाते हैं, फेस्ट करवाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, एक समुदाय को हम एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग कराते हैं। स्कूल का उपयोग आम समुदाय के लिए किया जाता है। जैसे नॉर्मल समुदाय है, नॉर्मल सोसाइटी है, स्कूल भी उसी तरह का एक समुदाय है। स्कूल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बच्चे, माता पिता और शिक्षक पूरे दिल से सहयोग करते हैं।
ओके, बच्चे तो हैं ही हैं, माता पिता और शिक्षक भी पूरे दिल से सहयोग करते हैं कि स्कूल के कार्यक्रम और भी बेहतर हो सके। विभिन्न शिक्षक विभिन्न सामुदायिक मामलों में भाग लेता है ताकि पता कर सके कि समुदाय में हो क्या रहा है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। सामुदायिक विद्यालय परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक पूरक होते हैं, मैंने पहले ही बताया, याद रखिएगा। एक दूसरे के पूरक पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा कम हो जाता है, दूसरे के बिना पहला कम हो जाता है। ओके, सामाजिक विषय पर आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं, जैसे निष्पक्षता, समानता। ठीक है, ये सब चीज़ों पे ये जो प्रोग्राम है वो आवाज़ उठाता है, जाति भेद के बारे में, लिंग भेद के बारे में, ये सब के बारे में आवाज़ उठाता है ताकि चीज़ों को बदला जा सके, बच्चे की सोच चेंज किया जा सके, जो जब समुदाय में जाएगा तो इस तरह की रूढ़िवादी सोच लेके न जाए। ओके, हाउ टू डेवलप द रिलेशंस, कैसे हम रिलेशन को डेवलप करेंगे। पहला, पर्सनल विजिट अगर हम करें, शिक्षक को समुदाय के बीच में भेजे जाए और समुदाय के कुछ मेंबर अगर स्कूल में आए तो क्या हो सकता है, कुछ रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कमेटी स्ट्रक्चर एंड इट्स लीडरशिप, लीडरशिप के स्ट्रक्चर को हम और अच्छे बेहतर तरीके से समझें तो कम्युनिटी के जो सोच है उसको हम समझेंगे। वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद अदर एजेंसीज, अदर एजेंसी के साथ अच्छा संबंध रखें। स्कूल होम रिलेशनशिप रखें। अंडरस्टैंडिंग पीपल ऑफ वेरिंग बैकग्राउंड्स, ठीक है, वेरिंग बैकग्राउंड्स, हर तरह के बैकग्राउंड से लोगों की सोच, लोगों की थिंकिंग, लोगों के जो बैकग्राउंड्स हैं उनके बिहाफ पे हम बच्चों को बताएं कि क्या क्या हो सकता है, जिससे खासकर जो भेद है, डिफरेंसेस हैं, वो खत्म हो। अंडरस्टैंडिंग जेंडर, कास्ट, रेसेस डिफरेंसेस, ठीक है, इनको समझें और इसको समाप्त करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, स्कूल इंडस्ट्री पार्टनरशिप। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल के साथ इंडस्ट्री का। अभी तो हम लोग कम्युनिटी पढ़ रहे थे, अब इंडस्ट्री का पढ़ रहे हैं, उद्योग का क्या पार्टनरशिप है। ठीक, एक स्कूल उद्योग साझेदारी तब होती है जब संसाधनों को साझा करने के लिए एक स्कूल और एक स्थानीय व्यवसाय एक साथ जुड़ते हैं। कि अगर हमें कोई संसाधन चाहिए, कोई रिसोर्सेज चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडस्ट्री से लेंगे। जैसे कोई किताब छाप दिया, कोई बॉक्स बना दिया, कोई टेबल चेयर बना दिया, बोर्ड बना दिया, मार्कर बना दिया, तो हर तरीके से क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कहाँ से हम आ रहा है, तो ये सब आ रहा है इंडस्ट्री से। ठीक है, तो ये साझा करने से काम आता है। नेक्स्ट, एक मौद्रिक दान, स्थानीय पेशेवर से समय का योगदान, उपकरण दान, इंटर्नशिप की पेशकश, और वास्तव में कंपनी जो कुछ भी चाहती है का रूप ले सकता है। यानी जो कंपनी देना चाहती है वो जो स्कूल है वो लेता है, और जो स्कूल की जरूरत है वो कंपनी की जरूरत है वो स्कूल प्रदान करता है, यानी आपको इंजीनियर, डॉक्टर बना के आपको तैयार करता है। इस रिश्ते को कारगर बनाने के लिए कि कई अलग अलग तरीके हैं, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि स्कूल को क्या करना चाहिए और स्थानीय व्यवसाय क्या पेशकश कर सकता है। यानी स्थान के रूप में व्यवसायिक क्या चाहते हैं वैसा हमें बच्चों को बना देना है। ठीक, कंपनी कंट्रीब्यूट द स्कूल, कंपनी क्या कंट्रीब्यूट करता है स्कूल में। पहला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी के पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, जो संसाधन उसके पास है वो स्कूल को पेश कर देता है। उदाहरण के लिए, कोई स्कूल एक स्थानीय लैब या वर्कशॉप के साथ मिलकर काम कर रहा है, कंपनी स्कूल को कुछ ऐसे उपकरण देने के लिए बारे में सोच सकता है जिनके पास उनके पास आवश्यकता है, जो उसके पास है वो उसको प्रोवाइड कर सकता है। कुछ कंपनियां किसी तरह के परामर्श कार्यक्रम की पेशकश करना भी पसंद करती हैं। अगर कुछ परामर्श देना है वो भी कंपनी आगे क्या कर सकती है, परामर्श दे सकती है, जहां वे छात्रों के लिए साथ व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूह में काम करने के लिए कर्मचारी को स्कूल में भेजती हैं। ठीक है, ताकि स्कूल में जाएं और लोगों को या बच्चों को कुछ नया बताएं कि ये सब चीज़ें भी हो रहा है। स्कूल हमेशा कुछ अतिरिक्त सहायता पाकर खुश होते हैं और कई पेशेवर स्थानीय युवाओं के साथ संबंध बनाने का मौका पाकर रोमांचित भी होते हैं। कुछ नए नए टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक लेके आते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं रोबोट क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कैसे काम करता है। ठीक है, इस तरीके से स्कूल भी रोमांचित होता है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी रोमांचित होते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इंडस्ट्री स्कूलों में सम्मान के साथ साथ अनुदान भी देता है, जो विद्यालय के भविष्य के लिए कारगर होता है। सम्मान भी देता है और पैसे भी देता है। कंपटीशन बेस्ड एजुकेशन में मदद करता है कि कंपटीशन किस तरीके का है। भाई एक उद्योग को हर समय कंपटीशन का काम है तो उसको पता होता है कि कंपटीशन क्या चाहिए, बच्चे किस तरह के स्किलफुल होने चाहिए, ये बताने का काम करता है। शिक्षा की नीतियों को बनाने में सहायता करता है, बच्चों के भविष्य की जरूरतों को ध्यान रखता है कि क्या जरूरत है उसे आकर्षित करता है और सही करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़, क्या क्या कम्युनिटीज़ लर्निंग है जो आगे ऊपर पढ़े हैं, ये भी फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़ के अंतर्गत ही है। बस थोड़ा सा है कि किसी भी बाजार में एक निश्चित कौशल सेट वाले कर्मचारी को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यदि कोई कंपनी जानबूझकर स्थानीय हाई स्कूल में एक कार्यक्रम स्थापित करती है जो छात्रों की मदद करती है, फिर उन्हें कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन करने में मदद करती है,
तो वे ठीक उसी प्रकार के कर्मचारी का निर्माण कर सकते हैं जिन्हें वह आवश्यक है। यानी हम उसी तरह की शिक्षा देंगे जो आगे चल के हमें काम आएगा। इस विशेष कौशल को विकसित करें। उसके अतिरिक्त स्थानीय व्यवसाय के लिए समुदाय को वापस देना हमेशा अच्छा लगता है। जब लोग सुनते हैं कि एक निश्चित व्यवसाय में स्थानीय स्कूल को समय या अन्य संसाधन दान कर रहा है, तो कंपनी के बारे में अधिक सकारात्मकता महसूस होता है। जैसे टाटा कंपनी, भारत सरकार को इतना दान दे दिया, इतना अच्छा कर दिया, तो एक टाटा कंपनी के लिए हमारे अंदर क्या होता है, एक जुनून होता है कि नहीं, ये बहुत ही एक राष्ट्रवादी जो बिजनेस है वो है। ठीक है, तो इस तरह का भी ये भाव पैदा होता है। एक स्थानीय स्कूल या उच्च शिक्षा में एक अच्छे व्यवसाय की तरह स्कूल भी शामिल होता है। नेक्स्ट है फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटी का इस्तेमाल अनेक अर्थों में किया जा रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में साक्षी रुचि वाले विभिन्न क्षमताओं वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी समूह का निर्माण, किसी खास कक्षा स्तर तक के शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षकों का समूह, किसी विद्यालय की समिति, किसी जिले के समस्त विद्यालयों के चयनित शिक्षकों का समूह इत्यादि मिलकर शिक्षा के लिए काम करते हैं और शिक्षा को और भी बेहतर से बेहतर बनाने का काम करते हैं ताकि बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास हो सके। ओके, तो ये पूरा डी है। 1 से 2 बार देखिए, उसको समझिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक जरूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।